नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजधानी लाइव में हम आप तक पहुंचाते हैं देश की तमाम राजधानियों से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं राजधानी लाइव की। तो चलिए, राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की 6 राजधानियों की, जिसमें चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून, पटना, रायपुर और दिल्ली की सबसे पहले बात होगी। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की, जहां कोरोना महामारी को लेकर सियासत लगातार गर्म हो रही है और पंजाब के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां कोरोना की चपेट में कई अधिकारियों के आने से इस समय हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां अब बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्ट की सुविधा शुरू हो गई है। चौथी तस्वीर राजधानी पटना की, जहां प्रदेश को आज पीएम मोदी 901 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां कोरोना संकट में भी नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां आज फेज 3 की सभी मेट्रो लाइंस पर आज से मेट्रो शुरू हो गई है। तो चलिए, अब इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी चंडीगढ़ की। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार और आम आदमी पार्टी में कोरोना महामारी को लेकर घमासान जारी है। बलबीर सिद्धू ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते लोगों को भयभीत करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। बलबीर सिद्धू का कहना है कि ऑक्सीमीटर को लेकर राज्य के सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी सरकार और दिल्ली को संभाल नहीं पा रही है। ऐसे में उनकी और आम आदमी पार्टी के पंजाब की मदद के दावे खोखले हैं। उन्होंने आप द्वारा गांवों में ऑक्सीमीटर बांटने को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। उन्होंने आशंका जताई है कि पंजाब में कोरोना वायरस फैलाने का आपका यह गेम प्लान भी हो सकता है। बिना सैनिटाइज किए एक ही ऑक्सीमीटर को बार बार इस्तेमाल करने से संक्रमण बढ़ जाता है। तो ये तमाम जो आरोप है, ये बलबीर सिंह सिद्धू ने लगाए हैं। आम आदमी पार्टी और हम आपको बता दें कि कांग्रेस में लगातार सियासी घमासान जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार और आम आदमी पार्टी में कोरोना महामारी को लेकर घमासान जारी है और बलबीर सिद्धू ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते लोगों को भयभीत करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बलबीर सिद्धू का कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में फेल हो गई है, उनके तमाम दावे खोखले हैं और इसलिए अब पंजाब के लोगों को भयभीत करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी के द्वारा गांवों में ऑक्सीमीटर बांटने को राजनीतिक नौटंकी भी बलबीर सिंह सिद्धू ने करार दी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में कोरोना वायरस फैलाने का ये आपका एक गेम प्लान भी हो सकता है। बिना सैनिटाइज किए एक ही ऑक्सीमीटर को बार बार इस्तेमाल करने से संक्रमण बढ़ जाता है। तो लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इस समय ठनी हुई है। पंजाब की हम यहां बात कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कोरोना वायरस को लेकर हम देख पा रहे हैं कि पंजाब में किस तरह सियासत गर्म है, लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ठनी हुई है। बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम ऑक्सीमीटर की बात करें तो जिस तरह से पिछले काफ़ी दिनों से आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अंदर एक मुहिम शुरू की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं विभिन्न गांवों में जाते थे और वहां पर गांव वालों को एक किट वितरित करने का काम करते थे। इस किट में एक ऑक्सीमीटर, एक सैनिटाइज़र, एक मास्क जो है वो कहीं ना कहीं होता था और इसके अलावा एक पम्फलेट होता था जिसके अंदर आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल का जिक्र करती हुई नजर आती थी। इस पम्फलेट के माध्यम से दिल्ली सरकार के कार्यों को और पंजाब सरकार के कार्यों को कहीं ना कहीं आपस में कंपेयर किया जाता था कि दोनों सरकारों ने कोरोना महामारी के दौरान कौन कौन से कार्य किए हैं और क्या कुछ दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल सरकार कर पाई है, क्या कुछ पंजाब की जनता के लिए कैप्टन सरकार नहीं कर पाई। तो इसी को लगातार जो कैप्टन सरकार है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट करार दे रही है। सीधे तौर पर कह रही है कि पंजाब में डर का माहौल पैदा करने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऑक्सीमीटर लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वर्कर गाँव में जाते हैं
और जिसका ऑक्सीजन लेवल कहीं ना कहीं कम होता है तो उसको ये कहा जाता है तुरंत अपना कोरोना टेस्ट करवाओ, जिससे लोगों के अंदर एक डर का माहौल जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जिस तरह से पिछले काफ़ी दिनों से पंजाब के अंदर एक और कथित घटना निकलकर सामने आई थी कि पंजाब में विभिन्न अस्पताल जो हैं उनके अंदर कोरोना के जो मरीज हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके अंगों को निकालकर उसकी तस्करी की जा रही है। तो इस पर भी यहाँ कैप्टन सरकार जो है गंभीर होती नजर आई है। इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है इस महामारी के दौरान भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है, जबकि दिल्ली के हालात जो हैं वो पंजाब से और ज़्यादा खराब हैं। जी बिल्कुल विनीत, लेकिन देखा जाए भले ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुकी हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी राजनीति तो कर ही रही है कोरोना के इस मसले पर। आम आदमी पार्टी लगातार ऑक्सीमीटर से लेकर तमाम जो किट वितरित कर रही है उसका भी उद्देश्य यही है कि चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली जाएं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। हालांकि सरकार ने तमाम कोशिशें की है कि लगातार हम कोरोना को कंट्रोल कर सके, लेकिन फेल कहीं ना कहीं सरकार हुई है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर वाकया में ही अगर पंजाब की बात करें तो जिस तरह से पंजाब के अंदर लगातार कोरोना पॉजिटिव आंकड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पंजाब में लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रयास हैं उन पर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों समय रहते हुए यहाँ पर इतनी प्रिकॉशन नहीं बरती गई कि जो डेथ रेशो है उसको कंट्रोल किया जा सके। हाँ, बलबीर सिंह सिद्धू जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं पंजाब के, वो ये ज़रूर कहते हुए नजर आए हैं कि लोग जो है अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, लोग समय से टेस्ट करवाएं ताकि उनको बचाया जा सके, क्योंकि अगर ये बीमारी कुछ समय शरीर के अंदर रह जाती है तो फिर इसके घातक परिणाम जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। यही वजह है कि पंजाब के अंदर मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता सा नजर आ रहा है। ये खुद बयान जो है वो बलबीर सिंह सिद्धू देते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंतजामात की, तो जिस तरह से लगातार पंजाब के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती हुई नजर आ रही है, लगातार भले ही पंजाब के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया गया हो, रविवार को गैर ज़रूरी सामान की दुकानें जो हैं वो बंद होती हुई नज़र आ रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी भीड़ जो है वो सड़कों पर नज़र आती है। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के माध्यम से लोग जो हैं सड़कों पर नज़र आते हैं, तो ऐसे में एहतियात रखने की ज़रूर ज़रूरत है। और जिस तरह से ऑक्सीमीटर की जो मुहिम आम आदमी पार्टी ने शुरू की, भले ही आम आदमी पार्टी विभिन्न गाँव में केवल 20,000 ऑक्सीमीटर बांटने की बात कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अब कैप्टन सरकार भी कह रही है कि वो भी टेंडर करने जा रही है, वो भी लोगों के अंदर ऑक्सीमीटर बांटने का काम करेगी। तो ऐसे में ज़रूर कहीं ना कहीं विपक्ष ने सरकार को चेताने का प्रयास किया है। लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, आप फील्ड में रहते हैं, गांवों में भी जाते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, ऐसे में बलबीर सिद्धू ने बड़ा आरोप लगाया है कि एक ही ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है, इससे कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? एक ही ऑक्सीमीटर का बार बार इस्तेमाल हो रहा है अगर हम गांव के इलाकों की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र पंजाब के ऐसे हैं जहां पर कोरोना उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए जो शहरी इलाकों में कोरोना जो है वो पहुंचता हुआ नजर आया। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी सचेत रहने की सलाह दी जा रही है, साथ साथ सरकार भी इस तरह के प्रयास कर रही है कि लोगों को इसके लक्षणों के बारे में बताया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके। अगर हम कल की बात करें तो कल पंजाब में 30,000 से ज़्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं, यानी एक बड़ा आंकड़ा अब टेस्टिंग का भी शुरू हो चुका है। 30,000 से 35,000 के बीच में कल टेस्ट हुए, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये टेस्टिंग की संख्या और बढ़ेगी और जितनी टेस्टिंग की संख्या बढ़ेगी उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी सरकार को बहुत कहीं ना कहीं उपयुक्त कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि प्रदेश को, प्रदेशवासियों को इस महामारी से बचाया जा सके और सबसे पहले डेथ रेशो को कम किया जा सके, क्योंकि इस वक्त डेथ रेशो जो है वो देश में नंबर 1 जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में रिकवरी रेशो कम हो रही है, डेथ रेशो बढ़ रही है, जो एक बड़ी परेशानी का सबब सरकार के लिए भी बना हुआ है और प्रदेशवासियों के लिए भी बना हुआ है। बिल्कुल, राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का समाधान खोजना ही होगा और इसके लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब 6,846 नए मामलों के साथ ही शनिवार को राज्य में इस महामारी के अब तक सामने आए रोगियों की संख्या
3 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 68 और रोगियों की मौत के बाद कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 4,349 हो गई है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या इस समय 67,955 है, जबकि 2,33,327 रोगी ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 3,05,831 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,117 नए मामले लखनऊ में, कानपुर नगर में 523, प्रयागराज में 328 और गाजियाबाद में 303 सामने आए हैं। बुलेटिन के अनुसार 10 और रोगियों की मौत लखनऊ में, कानपुर नगर में 9, प्रयागराज में 6 और 5 रोगियों की मेरठ में मौत हुई है। तो लगातार कोरोना का जो ये ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 6,846 नए मामलों के साथ ही शनिवार को राज्य में इस महामारी के अब तक सामने आए रोगियों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। और स्टेट हेड नीरज सिंह जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के? जी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात बहुत ज्यादा नाजुक और दिन ब दिन संक्रमित लोग, जो इन्फेक्टेड लोग की संख्या बढ़ते जा रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत आपद महामारी है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाने की बात हो रही है, लेकिन बावजूद उसके कोई कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सिचुएशन में। जी बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं, टीम 11 की बैठक हो रही है, इन तमाम कोशिशों का धरातल पर असर क्या कुछ दिख रहा है नीरज सिंह जी? देखिए, सरकार के तमाम दावों के बावजूद धरातल पे बहुत ज्यादा असर कुछ ऐसा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए, आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, प्रदेश के जब मंत्री और बड़े आला अधिकारी ही इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो जनरल लोगों की बात सोचनी बड़ी वैसी बात हो जाएगी। अभी तक तकरीबन 18 से ज्यादा मंत्री और 20 से ऊपर वरिष्ठ अधिकारी कोरोना पेशेंट हो चुके हैं, है ना? तो ये सिचुएशन है अभी एट प्रेजेंट लखनऊ। बिल्कुल, और स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें तो क्या वाकई में जो कोविड पेशेंट हैं उन तक वो सुविधा पहुंच पा रही है? क्योंकि अस्पतालों की हम तस्वीरें लगातार देखते हैं, अव्यवस्थाओं का आलम चारों तरफ नजर आ रहा है। ऐसे में कोविड पेशेंट को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या वाकई में वो सुविधाएं मुहैया करवा पा रहा है स्वास्थ्य विभाग? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के दावों को हम न देखें, अगर हकीकत में देखा जाए तो जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी पूर्णतः उपलब्ध नहीं हो पा रही। बहुत सी ऐसी कमजोरियां हैं, बहुत से मिस्टेक्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ से जो इनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज सिंह जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, क्या वाकई में ऐसा है कि अधिकारी जो रिपोर्ट देते हैं सीएम को, उस रिपोर्ट में भी कई खामियां होती हैं? एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो सीएम तक पहुंच ही नहीं पा रही? जी, मैं आपकी बात से काफी इत्तेफाक रखता हूं और ये आप बहुत ही बात की, जो रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचनी चाहिए वो हकीकत से काफी दूर की रिपोर्ट, ये कागजी खाना पूरी वाली बात हो रही है एट प्रेजेंट। जी बिल्कुल, और इन खामियों से निपटा कैसे जाए? अगर वाकई में इस तरह से है तो क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री खुद धरातल पर जाकर हकीकत क्या है उसे देख नहीं सकते, या क्या कुछ ऐसे कदम है जो इस समय उठाने की जरूरत नजर आ रही है राज्य में? देखिए, सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस की जा रही है जिस चीज की, वो ये है कि धरातल स्तर पर कोविड-19 के रिलेटेड काम होने चाहिए। जैसे कि जितने भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि रैपिड टेस्टिंग हो। हालांकि सरकार इसके लिए बार बार दावे कर रही है कि रैपिड टेस्टिंग हो रही है, जबकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। रैपिड टेस्टिंग जिस स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स की संख्या जितने दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, उस स्पीड में इनकी रैपिड टेस्टिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण ये डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स राज्य में बहुत ज्यादा हैं, जिनके पास कोई लक्षण नहीं है और वो पेशेंट फ्रीली चारों तरफ घूम रहे हैं, जो दूसरों को इन्फेक्शन दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं अगर देखी जाए बात, तो ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है खुले तौर पे। जी। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ नजर आ रही है और उच्च अधिकारियों तक जो रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही। तमाम खामियों को दूर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत यही है कि खुद जो सीएम है वो जाकर धरातल पर हकीकत को चेक करें और इसके अलावा तमाम जो कदम उठाए जा सकते हैं जल्द से जल्द वो उठाए जाएं, अन्यथा जो कोरोना की स्थिति है वो काफी भयावह हो सकती है राज्य में। आइए अब रुख करते हैं राजधानी देहरादून का। उत्तराखंड के बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोरोना एंटीजन टेस्ट को कीमत अब 800 रुपए के आसपास रखने की तैयारी है। सरकार बाजार में प्रचलित कीमत के आसपास ही रखने के पक्ष में नजर आ रही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला संबंधित जिलाधिकारी ही लेंगे। प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों को अब बॉर्डर चेक पोस्ट पर ही कोरोना एंटीजन टेस्ट कराने की सुविधा दी है। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से अति संवेदनशील शहरों से बगैर जांच कराए आने वाले व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है। इसके लिए व्यक्तियों को कीमत अदा करनी पड़ेगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया है कि कोरोना सुविधा बॉर्डर पर ही की जाएगी। साथ ही अन्य राज्य से आने वाले लोग 90 घंटे को कोरोना रिपोर्ट भी दिखाकर उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं। बगैर जांच करवाने वाले व्यक्ति को क्वारंटीन किया ही जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोरोना एंटीजन टेस्ट की कीमत 800 रुपए के आसपास रखने की अब तैयारी है। सरकार बाजार में प्रचलित कीमत के आसपास ही रखने के पक्ष में नजर आ रही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला संबंधित जिलाधिकारी ही लेंगे। प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों को अब बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर ही कोरोना एंटीजन टेस्ट कराने की सुविधा दे दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता प्रतीक पाठक इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। क्या कुछ नई सुविधाएं दी जा रही हैं बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोरोना जांच को लेकर? बिल्कुल, कल भी लगातार उत्तराखंड सरकार के साथ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और ये आंकड़ा अब 30,000 के पार पहुंच चुका है। लिहाजा सरकार अब कड़े कदम उठाने जा रही है। प्रशासन की तरफ से जो अन्य राज्य हैं उन पर बॉर्डरों पर एंटीजन बॉडी टेस्ट कराने के लिए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बाहर से प्रवासी या जो भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उनको एंटीजन बॉडी टेस्ट कराना होगा। साथ ही जो 90 घंटे की कोरोना रिपोर्ट्स है वो अन्यथा दिखानी होगी। उसके बाद ही अब अन्य राज्यों में यानी कि उत्तराखंड में जा सकते हैं। तो फिलहाल सरकार की तरफ से चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है और जो शुल्क है उसको 800 रुपए पर निर्धारित करने की बात की जा रही है। अभी ये फैसला जिला अधिकारियों के ऊपर सौंपा गया है कि जिला अधिकारी इसको शुल्क को कितना ले सकते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्रीज के जो लेबर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए 800 रुपए ज्यादा हो सकते हैं। तो हो सकता है उनके लिए ये रुपए कुछ कम किए जा सकें। और साथ ही जहां पर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण जो लगातार फैल रहा है उसको लेकर अब जो मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ साथ जो मेडिकल टेस्ट किए जाने हैं उनकी जो रिपोर्ट्स के साथ साथ जो मेडिकल जो पैथोलॉजी है उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो बेड हैं, जो हॉस्पिटलों में जो बेड हैं उनकी संख्याएं लगातार बढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव हैं जो अमित नेगी, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो संख्या बढ़ रही है, ऐसे में जो चाहे फिर ऑक्सीजन की दिक्कत हो या पैथोलॉजी की जो समस्या लगातार जो बढ़ रही है उनको बढ़ाने का प्रयास लगातार अब प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रतीक, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो देखिए उत्तराखंड में हालात ज्यादा खराब नहीं थे, कोरोना का इतना इफेक्ट राज्य में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले 2 महीनों से ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह क्या मानी जा सकती है? बिल्कुल, पल्लवी, सरकार के जब उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में सबसे कम आंकड़े देखने को मिले थे अन्य राज्यों की अपेक्षा, लेकिन जो प्रवासियों की संख्याएं बढ़ी हैं, तकरीबन 3.5 लाख प्रवासी जो प्रदेश में आए हैं, उसके साथ ही लगातार जो कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे थे और जो 4.0 की गाइडलाइंस के तरह जो सरकार की तरफ से जो छूट दी गई उसमें कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। लोग बड़ी संख्या में प्रवेश करने के साथ साथ मास्क का प्रयोग करते हुए नहीं दिख रहे थे। सरकारी विभाग जो खोले गए हैं, जिन पे काम लगातार सरकारी काम होने थे, उस पर लगातार भीड़ देखने को मिल रही थी, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा था, ना ही मास्क का प्रयोग किया जाता। लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं ये संख्याएं अब बढ़ती जा रही है और ये अब समस्या है सरकार के राजनीतिक दल जो विधायक हैं सरकार के, उनमें भी अब देखने को मिल रही है। बीते दिनों पहले लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव लगातार पाए जा रहे हैं। खानपुर विधायक हो या फिर देशराज कणवाल जो
झबरेड़ा विधायक को, कल देर शाम उमेश शर्मा का जो रायपुर विधायक है उनको भी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो लगातार संख्याएं अब राजनीतिक सत्ता दलों में भी फैलती जा रही है। लिहाजा कांग्रेस इस पर लगातार कड़ा प्रहार करती नजर आ रही है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से ये लापरवाही देखने को मिली है। लिहाजा जो अब 30,000 का जो आंकड़ा पहुंचा है, मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 403 की मौत की संख्या प्रदेश में हो चुकी है। जी बिल्कुल, और इसी बीच आज से नीट की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं प्रतीक, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी? लगातार जैसे जैसे कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सरकार की मुश्किलें तो बढ़ ही रही है, आम जनता की भी मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल पल्लवी, आज नीट की परीक्षा भी है और ऐसे में जो परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं उन पर खास व्यवस्थाएं की गई हैं। बसों की व्यवस्था छात्रों के लिए खास तौर पर की गई है, जो आने जाने में दिक्कतें ना हो। निजी साधनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए खास तौर पर अभ्यर्थियों को कहा गया है। बाहर चेकिंग का दौर भी शुरू है। लगातार जो लाइन लगाकर जो चेकिंग होनी है उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन भी होगा, मास्क का प्रयोग होगा। केंद्रों के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। तमाम तरह की व्यवस्था कोविड-19 के तहत की गई है। फिलहाल सरकार के साथ चुनौती अब ये है कि जैसे कि एंटीबॉडी जो टेस्ट होना है उसका जो शुल्क अभी निर्धारित करने के साथ साथ जो अन्य जो विभाग खोले गए हैं, क्योंकि वो विभाग जो बंद थे अब उनको फिर खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। तमाम जो आरटीओ विभाग हो या चाहे फिर एमडीडीए का ऑफिस हो, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी वहां भी लगातार मिल रहे थे, अब वो ऑफिस भी खोले गए हैं तो उनमें सैनिटाइज की व्यवस्थाओं के साथ साथ पूरे विभाग को सैनिटाइज किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रतीक, और इस बीच कांग्रेस भी लगातार हमलावर है, सरकार पर तमाम जो है हमले किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब हम देख पा रहे हैं कि बाजार में भी लगभग 800 रुपए ही कीमत निर्धारित की गई है एंटीजन टेस्ट की, तो सरकार की तरफ से ये कीमत कम क्यों नहीं की गई? क्या वजह है कि बाजार में प्रचलित कीमत के आसपास ही कीमत को रखा गया है? बिल्कुल पल्लवी, अभी इस पर अगर जो 800 रुपए निर्धारित है, जो तमाम जो लेबर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको जो दिक्कतें पैसों की कहीं ना कहीं आ रही है और ऐसे में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो होना है उसको जो अभी निर्धारित रुपए करना है, तो वो कहीं ना कहीं अभी डीएम के उसको आदेश को देखते हुए सौंपा गया है कि जिलाधिकारी इसको समय रहते समझे और उसको रेट को अगर कम करना चाहे तो वो कम कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल अभी निर्धारित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य सचिव का साफ तौर पर कहना है इस पर पूरी तरीके से विचार किया जा रहा है, जल्द से जल्द इसको और अगर हम निर्धारित पूरे किया राज्य जाएगा। की बात करें प्रतीक, पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो जितनी कोविड टेस्टिंग होनी चाहिए क्या हो रही है, या इस टेस्टिंग को और भी बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल, सरकार का साफ तौर पर दावा था कि तकरीबन ये 5,000 जो प्रतिदिन कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी संख्याएं बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन अभी तक फिलहाल अभी देखने की बात यह है कि अभी तक संख्याएं बढ़ाई नहीं गई हैं। इस पर लगातार कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये संख्याएं पहले से ही बढ़ा दी गई होती तो ये समस्याएं नहीं आती, क्योंकि मौतों का आंकड़ा प्रदेश में अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जो काफी चिंताजनक है। आपको पल्लवी बता दूं, 405 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और हाल ही की अगर मैं बात करता हूँ तो कोविड-19 सेंटरों से भी अब लगातार बड़ी खबरें सामने आती जा रही है जहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव ने साफ तौर पर कहा है जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर पैथोलॉजी की, अगर मैं टेस्टों की अगर बात करूं तो वहां पर भी लापरवाही देखने को मिली थी। देहरादून के एक लैब में कल एक लापरवाही देखने को मिली, जिसके तहत लैब के जो कर्मचारी उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। कोविड-19 की जो गाइडलाइंस होती है उनका कहीं ना कहीं उस पैथोलॉजी में कहीं ना कहीं पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। फिलहाल देखने वाली इसमें ये बात है कि लगातार जो अब लापरवाही होती नजर आ रही है तो वो काफी चिंताजनक है, स्वास्थ्य विभाग के साथ ही और साथ ही सरकार के साथ भी। जी देखिए, जांच में लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, कोविड सेंटर की बदहाली, क्या यही ऐसे कुछ कारण है जिनकी वजह से अब लोग सामने आकर टेस्ट नहीं करवा रहे, वो घर पर ही रहकर अपना इलाज करना उचित समझ रहे हैं? एक बड़ी वजह से माना जा सकता है प्रतीक पाठक। बिल्कुल, जैसे कि बता दूं, जो संक्रमण लगातार फैल रहा है वो आम जनों में भी फैल रहा है। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाता है। बाजारों में जो लगातार संख्या है, बाजार में लोग बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाता है। अगर मैं घंटाघर के स्थित पलटन बाजार की मैं अगर बात करता हूँ तो काफी भीड़ भाड़ देखी जाती है वहां पर बाजारों में, और जिसके तहत सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाता है। और जो कोविड-19 की जो टेस्ट जो लगातार कम देखने को मिल रही थी, फिलहाल आदमी को जो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जो मास्क का प्रयोग होता है वो भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाता, जिसके चलते आम लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना का सामना करना पड़ रहा है। वैसे में जो
कोविड-19 की टेस्ट के साथ साथ जो दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं, चाहे फिर क्वारंटाइन सेंटरों की बात करें, चाहे अस्पतालों की बात करें, अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं उनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। बीते दिनों पहले कुछ लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से जो टाइम से देखना चाहिए कोरोना के मरीजों को, वो नहीं देख पाते हैं। लिहाजा लापरवाही लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी देखी जा रही है, जिसके तहत अब लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल प्रतीक पाठक, अभी क्या लग रहा है, क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे? जिस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अब एक कदम तो ये उठा लिया गया है कि चलिए बॉर्डर पर अब हम चेकिंग करेंगे। इसके अलावा राज्य के अंदर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्या लॉकडाउन से लेकर तमाम जो ऑड इवन के तहत दुकानें खोलने का प्रबंध है, क्या इस तरह के कोई कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, राज्य मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक साफ तौर पर एक संदेश देते हुए ये कहा है कि लोग लापरवाही का अगर थोड़ा सा भी पालन लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मास्क को लेकर कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस तय की गई है और उस पर जुर्माना भी तय किया गया है। फिलहाल लगातार जो संख्याएं बढ़ रही हैं उस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर ये संख्याएं लगातार बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश में लॉकडाउन की व्यवस्था फिर से दोबारा की जाएगी। और जिस तरीके से अगर टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो 10,000 की टेस्टिंग की बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर की है। लैबों की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी अगर देहरादून की अगर मैं बात करूं तो 5 लैब ही बनी है और फिलहाल अगर लैब की संख्या अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कोविड-19 टेस्ट भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो कोविड-19 टेस्ट भी बढ़ाए जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने भी एक साफ तौर पर जाहिर किया है कि जो निजी हॉस्पिटल है उनको भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी ना हो, उसको व्यवस्थित की जाए। साथ ही बेडों की संख्या अस्पतालों में बढ़ाई जाए। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं अब प्रशासन की तरफ से की जानी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक पाठक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब जो इस मुख्यमंत्री हैं वो अब गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने संकेत दे दिया है कि अगर लोगों ने लापरवाही इसी तरह से जारी रखी तो वो लॉकडाउन का रास्ता एक बार फिर से अख्तियार कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं बिहार की राजधानी पटना का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बिहार से जुड़ी 901 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जुड़ी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 901 करोड़ की 3 योजनाओं का वर्चुअल समारोह के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। पीएम जो हैं, आपको हम जानकारी यहां पर दे दें कि पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड के 634 करोड़ की लागत से 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के साथ ही बांका में 131 करोड़ की लागत से एलपीजी बोटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा इसी दिन 136 करोड़ की लागत से पूर्वी चंपारण के सुगोली में न्यू एलपीजी प्लांट का भी शुभारंभ किया जाएगा। उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करने वाले हैं। ये पूरा
पूरा कार्यक्रम वर्चुअल समारोह के माध्यम से होगा और पीएम इस समारोह के माध्यम से ही इन तमाम योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जानकारी हम आपको दे दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बिहार से जुड़ी 901 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बाबत ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जुड़ी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 901 करोड़ की 3 योजनाओं का वर्चुअल समारोह के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड के 634 करोड़ की लागत से 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के साथ ही बांका में भी 131 करोड़ की लागत से एलपीजी बोटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री किन योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं? जी, आप आज के बिहार के लिए सबसे अच्छी दिवस माना जा सकता है। आज 12 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर के जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, उसी तर्ज पे आज 901 करोड़ रुपए की लागत से कई योजनाओं को उन्होंने पारित करने की बताया है। 3 खास करके उनका ये रहा है पीएम मोदी का, जो पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन से दुर्गापुर बांका खंड के 634 करोड़ की लागत से 193 किलोमीटर पाइपलाइन आज वो लगाने की लेकर के वो करेंगे उद्घाटन। साथ में उन्हें बांका से 131 करोड़ रुपए की लागत से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। तो इसके अलावा उनके साथ में प्रधानमंत्री के साथ में खास करके जो पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी मौजूद रहेंगे। तो मिथिलेश, आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर जो नारा दिया गया है आत्मनिर्भर बिहार, क्या उसी के तहत इन तमाम योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, कोरोना की जिस तरह की हालात था खास करके भारत में जब कोरोना आया तो इसे लेकर के प्रधानमंत्री ने एक अच्छी सोच डेवलप किया, जिसके तहत में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बातें सामने में ले आए। अब बात आती है कि जब पूरे देश में आपकी बनाने की बातें सामने में आती है, निश्चित तौर पे बिहार भी इसी के अंतर्गत में आता है। अभी आगामी 2020 की जो चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव, उसको लेकर के भी एक नई तैयारी है। 901 करोड़ रुपए की पैकेज दी जा रही है ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। तो इन तमाम अगर गतिविधियों को अगर देखा जाए, ये पूरी मामले को अगर बताया तो सीधे तौर से ये कह सकते हैं कि 2018 में इसकी उन्होंने प्लांट की जो शिलान्यास उन्होंने किया था, खास करके 10 अप्रैल 2018 की उन्होंने किया था पूर्वी चंपारण में, शिवहर पश्चिमी चंपारण के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ आपको। तो ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आज जो 136.4 करोड़ की लागत से एचपीसीएल गैस प्लांट का जो उद्घाटन करेंगे, उससे बहुत बड़ी एक राहत भी मिलेगा, क्योंकि बिहार पिछड़ों राज्य तो ये कहा जा सकता है गैस की आपूर्ति भी यहाँ बहुत ही कम मायने में आते हैं। तो आज की जो उद्घाटन है 136.4 करोड़ रुपए की जो एचपीसीएल गैस प्लांट का उद्घाटन आज करेंगे, उससे कई जिलों में आज लगभग कई जिलों में वहां पर गैस की आपूर्ति होने की संभावना बताई जा रही है। और एक जो उद्घाटन होगा उससे 40,000 प्रतिदिन गैस निकलने की संभावना है, ये भी बताई जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि कई लोगों को इससे रोजगार की भी उन्मुखता मिलने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए मिथिलेश, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं उस हिसाब से ये योजना बिहार वासियों के लिए काफी फलदायी होगी, उन्हें अच्छा खासा रोजगार मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आत्मनिर्भर बिहार, ये रास्ता क्या वाकई में इतना आसान है जितना आसानी से नारा दे दिया गया है? क्योंकि बिहार की अगर हम हालत देखें तो शिक्षा से लेकर बेसिक नीड्स तक लोगों के पास नहीं है। ऐसे में आत्मनिर्भर बिहार की ओर बढ़ना क्या वाकई में इतना आसान हो पाएगा? देखिए, यहाँ बड़ा ही चुनावी जो समर है, उस चुनावी समर में खास करके देखा जाए तो कई सियासी राजनीति के तहत में तंज भी कसने की बातें सामने में आने लगी है। अभी ले लीजिए बिहार के जो दिग्गज पार्टी है, खास करके जदयू बीजेपी के साथ में राजद का जब बात आती है, उसी के तर्ज पे अगर आप चले तो विपक्ष में सीधे तौर पे तेजस्वी हैं जो राजद के हैं, तो उन्होंने तंज कसा है आत्मनिर्भर बिहार का। खास करके उन्होंने कहा सीधे कि अगर केंद्र सरकार में भी उन्हीं का है, बिहार में भी उन्हीं का है, सत्ता दोनों होने के बावजूद भी क्या अभी उन्हें ज्ञान चक्षु खुली है कि आत्मनिर्भर अब बनानी होगी? क्या 15 साल से वे लोग क्या कर रहे थे?
सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 2013 में जिस तरह से कुंठाघात की गई थी भाजपा और जदयू के बीच में, जिस तरीके का बात सामने में आया था 2013 में, जो कहानी गढ़ गई थी, आपसी टकराव की जो कहानी गढ़ी गई थी खास करके जदयू भाजपा में, क्या अब उन लोगों की ये दिखाई देता है कि आत्मनिर्भर बिहार अब बनानी चाहिए थी? क्या उस समय जब उनका केंद्र सरकार में अभी भी है, बिहार में भी उन्हीं का है सत्ता, तो ये दोनों की सत्ता होने के बावजूद भी जब स्थितियां नगण्यता की स्थिति आ गई है, धरातल पे आ गई है, तब जाकर उन्हें ये सूझता है, ज्ञान चक्षु होता है, क्या बौद्धिक ज्ञान अब उत्पन्न होती है। ये तंज कसते हैं आपके तेजस्वी कि अभी जो हालात है उस पर आत्मनिर्भर बनाने की बातें क्यों कही जा रही है। दूसरी बातें सामने में ये आती है कि बिहार में जिस तरीके से सियासी राजनीति की रंगत अब चढ़ने लगी है, तो खास करके आत्मनिर्भर बिहार पे जब बात आती है तो उसपे सीधे तेजस्वी का जो बयान आता है कि अगर आत्मनिर्भर बनाना ही था तो शुरुआती दौर से ही क्यों नहीं बनाया गया। आज जो परिस्थितियां उत्पन्न ऐसी हो रही है जहां पर लोग भुखमरी की कगार पे आ गए, खास करके कोरोना की जो हालात थी, कोरोना से बेरोजगारी की दंश बढ़ा है, लोग रोजगार की तरफ उन्मुख नहीं हो पाए हैं। भले ही आज 901 करोड़ रुपए की सौगात भले ही बिहार को मिल रहा है, लेकिन वो पेट्रोलियम साइड से मिल रहा है। कई ऐसे भी मजदूर होंगे जो उन्हें नहीं पा पाएंगे। आज भले ही कहा जा सकता है कि 40,000 गैस की आपूर्ति करने के लिए निकासी होगी, पूर्वी चंपारण की तरफ से हो जाएगी, लेकिन उन मजदूरों को ही सिर्फ सीमित आय होगा, सिर्फ पूर्वी चंपारण साइड के ही लोगों को होगा, आत्मनिर्भर उसी क्षेत्र के लोग मात्र बन पाएंगे। लेकिन जो भी हो, जिस तरीके से सियासी रंगत में विपक्ष और पक्ष की जो दौर चल रहा है, उसमें निश्चित तौर पे एक आत्मनिर्भर की कहानी जो अलग अपनी खुद का बयां करती है। लेकिन इन तमाम हालातों के बीच में भी भले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कहानी गढ़ी जाती हो, अपनी वोट बैंक बनाने की बातें कही जाती हो, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है बिहार को आज 901 करोड़ की सौगात से निश्चित ही कुछ न कुछ बिहार के विकास में योगदान साबित होगा। बिल्कुल, देखिए 901 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं पीएम। इसका फायदा तो जरूर मिलेगा बिहार वासियों को। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि हम नरेगा की स्थिति देख लें, किस तरह से भ्रष्टाचार जड़े जमाए बैठा है। इसके अलावा किसानों के क्या कुछ हालात हैं। प्राकृतिक आपदा का दंश हर बार बिहार झेलता रहा है। जो समस्याएं पिछले कई सालों से चली आ रही हैं, उन समस्याओं को निपटाना भी ज्यादा जरूरी था, या फिर आप नई परियोजनाएं ला रहे हैं, एक नया जुमला दे रहे हैं, या फिर यूं कहे कि जनता को एक और बार किसी भ्रम में डाला जा रहा है? देखिए, मैं आपको इसकी पूर्व की बातें कर देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोजपुर में आए थे और उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए की पैकेज देने की बातें उन्होंने कहा था, मंच से खुलेआम कहा था, लेकिन आज तक वो नहीं दे पाए। इसे लेकर के भी बिहार वासियों को मलाल है। बिहार वासी आज भी ये बात को सोचते हैं कि जुमले की कहानी में कहीं फिर से बिहार को ऐसे ही दंश से न झेलना पड़ जाए। बिहार वासी ये चाहते हैं कि जो भी मिले, आत्मनिर्भर करने की बातें जो कही जाती है वो निश्चित धरातल पर उतरनी चाहिए। चूंकि बिहार में जिस तरीके से रंगत से रंग दी गई है, खास करके केंद्र सरकार में जो बात आती है कि अभी खास करके जो हालात है, अभी बिहार विधानसभा चुनाव की बातें जो कही जा रही है, इन वाक्यों के अगर देखा जाए कि बिहार में जब भोजपुर में पिछले बार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और 1.25 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज देने की बातें कही थी, तो उस दरमियान को लेकर के जो पूर्ति नहीं कर पाए, उसको लेकर के भी लोगों में एक अपनी खुद का मलाल बैठी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते तो जरूर हैं, लेकिन उसको पूर्ति नहीं कर पाते, तो उसकी एक मलाल रहा है। दूसरी, जो बिहार में जिस तरीके से आपदा से सशंकित सारे लोग रहते हैं, खास करके उत्तर बिहार की तरफ हम बातें करें, तो एक तो कोरोना की मार से जहां ग्रसित हो चुके हैं, दूसरी तरफ बाढ़ की जो संभावनाएं बढ़ी हुई है, बाढ़ से जो पीड़ित हो चुके हैं उसकी एक मार बैठी हुई है। तो दो तरफा मार से जिस तरीके से बिहार झेल रहा है, उसमें आत्मनिर्भर बिहार बनाने की जो बात है, निश्चित तौर पे अपने आप में एक अनूठा दिखाई दे रहा है कि आखिर कैसे ये जो जुमला भी हो सकता है, लेकिन कैसे आखिर में बिहार वासियों को इस तरह की सौगात मिलेगा, कितने फायदे हो पाएंगे, ये तो आगामी आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन यह भी जिस तरीके का बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसमें ये सामने बातें आना, 901 करोड़ रुपए की बातें सामने में आना, अपने आप में एक अनूठा बात कहीं चल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश मिश्रा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 901 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं पटना में। वर्चुअल समारोह के माध्यम से इन योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। अब इन योजनाओं का फायदा कितना मिलता है बिहार वासियों को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए रुक करते हैं राजधानी रायपुर का। छत्तीसगढ़ जब मजदूर का भुगतान करने इंद्रवती टाइगर रिजर्व में पदस्थ भैरमगढ़ पहुंचे तो नक्सलियों ने उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इससे ठीक एक सप्ताह पहले ही सब इंस्पेक्टर भी नक्सलियों के हाथों शहीद हो चुके
चुके हैं। ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी बढ़ती नक्सली वारदात को लेकर सरकार के ऊपर अब सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नक्सली मुखबिरी का आरोप लगाकर नकुलनार क्षेत्र के 2 परिवारों को गांव से बाहर निकाल दिया गया है। एक परिवार के सदस्य पर नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरे परिवार का सदस्य ही पुलिस वाला है। दोनों परिवारों के लोग पोलमपल्ली पहुंचे तो सारा मामला सामने निकल कर आया। नक्सलियों ने बुधवार देर रात जग्गावारम इलाके में ग्रामीणों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में नक्सलियों ने पालमलगू गांव के 2 परिवारों पर पुलिस के लिए काम करने का आरोप लगाया है। मड़कम दुर्वा के परिवार पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाया गया। वहीं एक अन्य परिवार का सदस्य पुलिसकर्मी है, वह दोरनापाल थाने में तैनात है। धर्मलाल कौशिक वो सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं नक्सली मुखबिरी पे ही लगातार जो है बढ़ती जा रही है और नक्सली मुखबिरी का आरोप लगाकर नकुलनार क्षेत्र के 2 परिवारों को अब गांव से बाहर तक निकाल दिया गया है। एक परिवार के सदस्य पर नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरे परिवार का सदस्य ही पुलिस वाला है। दोनों परिवारों के लोग पोलमपल्ली पहुंचे तो सारा मामला खुलकर सामने आया है। तो लगातार नक्सली वारदात जो है राज्य में सामने निकलकर आ रही है। रायपुर से हमारे संवाददाता परमेश्वर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। परमेश्वर, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। नक्सली वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब मुखबिरी के आरोप में 2 परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी पल्लवी जी, हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो नक्सली समस्या जो है नासूर बनते ही जा रहे हैं। सरकार अपनी इच्छा शक्ति जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक नक्सली समस्या का समाधान हो नहीं सकता। बिल्कुल। अगर हम 2 परिवार का बात करें तो दोनों तरफ से टारगेट किया जा रहा है। नक्सली अभी दोनों परिवार को बाहर निकाल दिए हैं गांव से और पुलिस की खबरी बोल के इन लोग के ऊपर दबाव किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक परिवार का सदस्य जो है ऑलरेडी एक थाना पे पदस्थ है। जी, तो अभी और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन आरोपों को लेकर? परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? परिवार वालों का बात अगर सुना जाए तो उनका कहना साफ है कि हम दोनों तरफ से हमारी समस्या जो है बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ नक्सली दबाव करते हैं, दूसरी तरफ पुलिस की दबाव होती है। जी पल्लवी जी, अगर हम पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष 2019 में 500 से 600 लोग मारे गए थे, जिसमें आम नागरिक का संख्या जो था 366 था और 27 सुरक्षा बल 188 मारे गए थे और 27 नक्सली मारे गए थे। अगर इस आंकड़ा को देखा जाए तो अभी पिछले वर्ष के तुलना अगर इस वर्ष किया जाए तो नक्सली का जो रणनीति है बहुत धीमी और गहरी चाल चल रहे हैं और प्रतिदिन किसी न किसी को निशाना बनाते ही जा रहे हैं। हालांकि इस वर्ष कोई बड़ा घटना नहीं हुई है। तो क्या माना जाए परमेश्वर, जो नक्सली वारदातें हैं वो क्यों नहीं रुक रही हैं? क्या वाकई में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य रहा है जो नक्सल प्रभावित रहा है और अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसकी एक बड़ी वजह क्या मानी जाए? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कहा है इस बात को कि स्पष्ट कोई सरकार के पास गाइडलाइन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। और जब वो सत्ता में थे तब उनके पास क्या प्लान था? क्या तब इस तरह की वारदातें नहीं हो रही थी? तब भी हालात ऐसे ही थे? जी, हालात तो एक ही सामान्य हालात है। बीजेपी थे तो भी यही हालात थी और कांग्रेस है तो भी यही हालात थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार की जो रणनीति है कहीं ना कहीं उसका रणनीति फाइल नजर आ रहा है।
बिल्कुल, और अब ये भी जानकारी मिल पा रही है परमेश्वर की एक और मजदूर की हत्या कर दी है नक्सलियों ने। जी, नक्सलियों ने एक सप्ताह पूर्व एक सब इंस्पेक्टर का भी हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से ये वारदातें नक्सली बढ़ती का जा रही हैं, सरकार का इस पर क्या कुछ कहना है? अगर हम बात कांग्रेस की करें तो वो क्या सफाई पेश कर रही है कि आखिर ये वारदातें रुक क्यों नहीं रही? क्योंकि वो दम भरते हैं कि नक्सली वारदातों को रोकने में हमारी सरकार काफी हद तक कामयाब हुई है। देखा जाए तो सत्ता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष का आरोप प्रति आरोप लगते ही जा रहे हैं, लेकिन इस पे कोई ठोस रणनीति किसी के द्वारा नहीं तैयार किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो इस वर्ष जो हमला हो रही है वो प्रतिदिन छिटपुट घटना को ही बहुत गहरी चाल से अपने रणनीति को चल रहे हैं नक्सली द्वारा। रोज प्रतिदिन किसी न किसी को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अपना इच्छा शक्ति नहीं दिखाया जा रहा है। कुल मिला के सरकार अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे तब तक नक्सली का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बिल्कुल, सरकार को इसके लिए आगे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया परमेश्वर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का। नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि आज तीसरे फेज की मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी और लगातार इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अनलॉक के चौथे चरण के दौरान इस तरह से अब मेट्रो सेवा को शुरू किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज मेट्रो फेज 3 की सेवा भी शुरू हो चुकी है। नीट परीक्षा को लेकर जरूरी था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन विशेष तैयारी करे। इसके लिए फेज 3 के कॉरिडोर पर मेट्रो सर्विस के समय में बदलाव किया गया है। आज फेज 3 के सभी कॉरिडोर पर मेट्रो सर्विस सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गई है। बता दें कि ये सेवा इसलिए शुरू की गई है ताकि नीट के कैंडिडेट्स आसानी से अपने सेंटर्स पर पहुंच सके। इसको लेकर शुक्रवार को डीएमआरसी की ओर से पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया था। जानकारी के मुताबिक डीएमआरसी प्रवक्ता का ये कहना है कि फेज 3 के तहत बनाए गए नए कॉरिडोर और एक्सटेंशन लाइंस पर रविवार के दिन मेट्रो सर्विस सुबह 8 बजे शुरू होती है, लेकिन 13 सितंबर को दिल्ली में नीट की परीक्षा आयोजित हो रही है। ऐसे में काफी संख्या में कैंडिडेट्स परीक्षा देने के लिए आएंगे। उनकी इसी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने यह तय किया है कि फेज 3 के कॉरिडोर पर सुबह 6 बजे से ही मेट्रो सर्विस शुरू कर दी जाएगी, जबकि अन्य लाइनों पर मेट्रो सर्विस सामान्य दिनों की तरह ही चलेगी। तो 6 बजे से मेट्रो सर्विस शुरू हो गई है। नीट की परीक्षा के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया डीएमआरसी की ओर से। नीट परीक्षा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यह विशेष तैयारी की है। इसके लिए फेज 3 के कॉरिडोर पर मेट्रो सर्विस के समय में बदलाव किया गया। आज फेज 3 के सभी कॉरिडोर पर मेट्रो सर्विस सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गई है। बता दें कि यह सेवा इसलिए शुरू की गई है ताकि नीट के कैंडिडेट्स आसानी से अपने सेंटर्स पर पहुंच सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। फेज 3 की मेट्रो सर्विस सुबह 6 बजे से शुरू हो गई है, क्या कुछ तैयारियां डीएमआरसी ने इसको लेकर की? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से डीएमआरसी ने नीट परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जो स्टूडेंट है उनकी जो सेंटर पड़े हुए हैं उनको वहां तक पहुंचाने की जो पूरी सुविधाएं की गई है, मगर ये देखने की वाली बात है कि क्योंकि रविवार को अमूमन तौर 8 बजे के करीब मेट्रो सेवाएं शुरू की जाती है, मगर वहीं अब जब नीट परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए सुबह 6 बजे से ही मेट्रो सेवाएं खोल दी गई हैं और यहाँ तक कि जो छात्र है यानी कि जो स्टूडेंट है वो अपने सेंटर पर समय से पहुंच सके। तो कोई ना कहीं कोशिश जरूर की गई है कि नीट परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी दिल्ली के किसी भी कोने में रहता हो और चाहे वो किसी भी जगह पर उसका सेंटर पड़ा हो, तो वहीं ना कहीं पहुंचाने की उनकी सुविधाएं जो यानी मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो खोल दी गई हैं। और ये कहीं ना कहीं ये जरूर है फेज 3 की जो कह सकते हैं जो सेवाएं हैं वो दी गई हैं और हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो छात्र हैं वो अपने सेंटर पर समय से पहुंच सके और समय सर ही उनकी जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो सके। मगर हाँ, एक चीज और है, जो गाइडलाइन जो बनाई गई थी यानी कि जो फ्राइडे को कहा गया था, नोटिस दिया गया था कि क्या जितने भी छात्र हैं वो लगभग 15 से 20 मिनट पहले निकले घर से ताकि उन्हें पहुंचने में किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना आए, यानी जो मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं उन तक समय से पहुंच सके और जो सुविधाएं हैं यानी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है या फिर स्मार्ट कार्ड का यूज करना है वो कहीं ना कहीं उनको समय से इस्तेमाल किया जा सके और उनको समय से ही सेंटर तक पहुंचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है डीएमआरसी ने काफी बड़ा कदम उठाया है और छात्रों को मद्देनजर रखते हुए ही उनके बारे में सोचा गया है और कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइन थी वो गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए ही डीएमआरसी ने इस तरीके के फैसले लिए हैं। जी
बिल्कुल, देखिए राजीव, डीएमआरसी ने अपनी तरफ से एक अहम फैसला लिया, छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। अब ये कितना जरूरी है कि छात्र भी तमाम गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि अक्सर यही देखने में आता है कि लोग ही लापरवाह हो जाते हैं और ये लापरवाही जो है उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि छात्र या फिर कहें जो लोग बाग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और कहीं ना कहीं उनको ही दिक्कतें होती हैं, मगर उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भी पहले ही सरकार ने गाइडलाइन बना दी गई थी और गाइडलाइन के हिसाब से कहा गया था जितने भी स्टूडेंट है या फिर जितने भी लोग हैं जो मेट्रो सेवाएं इस्तेमाल करते हैं वो समय से निकले ताकि उनको किसी भी तरीके की दिक्कतें ना आए। और यहाँ तक कि जो स्मार्ट कार्ड का यूज किया गया वो इसीलिए किया गया है कि स्मार्ट कार्ड के द्वारा ही अंदर जा सके और कहीं ना कहीं जो फीवर चेक करने की बात है या फिर मास्क चेक करने की बात है या फिर ग्लव्स हैंड ग्लव्स की बात है वो कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही है, चाहे उसमें छात्र हो या फिर कोई और आम नागरिक हो, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए और सुविधाएं उन तक जब बनाई गई है राजीव, तो उन तक 7 मिलनी तारीख भी से चाहिए। मेट्रो की सेवा शुरू हो चुकी है। मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि अभी तक जितनी भी मेट्रो चली है क्या उनमें तमाम गाइडलाइंस का पालन किया गया है? अभी तक की जितनी भी सेवा है क्या वो सुचारू रूप से चल रही है? देखिए बिल्कुल बता दें जिस तरीके से सुविधाएं देने की जो बात की गई थी छात्रों के लिए या फिर और अन्य लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं समय से स्टार्ट कर दी गई है। 6 बजे का सुबह टाइम दिया गया था, रविवार का दिन होने की वजह से तो कहीं ना कहीं ये जरूरत 6 बजे के करीब स्टार्ट कर दी गई है और छात्र अपने सेंटर में जाने के लिए तैयार भी थे और कहीं ना कहीं जो स्मार्ट कार्ड के द्वारा यही उन्होंने मेट्रो के अंदर प्रवेश किया और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर किया। मगर हाँ ये जरूर था छात्रों के लिए पहले ही कह दिया गया था कि 15 से 20 मिनट पहले आए और ताकि किसी भी तरीके की किसी छात्र को दिक्कत ना हो। वही चीज छात्रों ने भी फॉलो किया है और कहीं ना कहीं जो उनकी परीक्षाएं थी उनके लिए वो उत्साहित भी थे और कहीं ना कहीं समय पर जाने के लिए भी उत्साहित थे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है डीएमआरसी ने बड़ा कदम उठाया और छात्रों ने भी अपनी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के जो कदमों को कहीं ना कहीं सराहना जरूर कराया गया है और कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइन है उनको भी काफी सराहाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर छात्रों से जो हमारी बातचीत हुई थी वो कहीं ना कहीं यही थी कि वो चाहते थे कि हाँ समय पर उनकी परीक्षाएं हो जाए ताकि जो उनका भविष्य है वो अंधकार में ना डूबे। और कहीं ना कहीं जो डीएमआरसी ने जो बड़े कदम उठाए हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और देखना होगा जिस तरीके से ये और भी परीक्षाएं चलेंगी या फिर और समय पे जो लोगों को पहुंचाने की सुविधाएं वो भी समय पे दी जाएगी और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर रखा जा रहा है। डीएमआरसी लगातार कोशिश कर रही है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही अंदर आए और मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करें ताकि जो कार्ड बनाए गए हैं यानी कि जो टोकन थे जो टोकन की सुविधाएं नहीं है ना कि जिससे वायरस फैलने का खतरा बन सके। मगर हाँ ये फुट पैड निशान जो बनाए गए हैं उनके द्वारा ही स्टेशनों के अंदर आने की परमिशन दी गई है और मेट्रो के अंदर भी खड़े होने के लिए और जो बैठने के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है डीएमआरसी और सरकार की गाइडलाइन जो है वो जनता के लिए बनाई गई है, चाहे इसमें जनता हो या फिर स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं उनको पालन जरूर करना पड़ेगा कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए भी। जी बिल्कुल। और अन्य लाइनों पर मेट्रो सर्विस किस तरह से चलेगी, जैसे रोजाना चल रही है उसी में या फिर कोई बदलाव किया गया है आज के लिए? देखिए बिल्कुल बता दें जिस तरीके से और लाइनों पे जो सुविधाएं थी वो भी खोल दी गई हैं और कहीं ना कहीं सुबह 6 बजे से स्पेशल चलाई गई थी यानी कि जो सुबह रविवार के दिन होते हुए भी 8 बजे की जो सर्विस दी जाती है जिनमें 8 बजे के करीब स्टार्ट की जाती थी अब वो सुबह 6 बजे स्टार्ट कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों को मद्देनजर रखते हुए भी किया गया है इसका तरह का बड़ा बदलाव। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है चाहे वो त्रिलोकपुरी में रहता हो या फिर किसी और एरिया में रहता हो या फिर द्वारका रहता हो, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सुविधाएं डीएमआरसी दे रहा है और देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है छात्रों ने जो सुविधाएं इस्तेमाल करी है यानी सुबह 6 बजे से निकलकर अपने सेंटर पहुंचने की जो सुविधाएं थी वो जरूर उन तक पहुंचाई गई है और देखना होगा डीएमआरसी और सरकार दोनों ही मिलकर आगे भी इस तरीके के बड़े कदम उठाते रहे ताकि लोगों को राहत मिलती रहे। जी बिल्कुल। आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? कोई जानकारी मिली है राजीव की डीएमआरसी और सरकार की तरफ से मेट्रो को लेकर और कोई फैसले लिए जा सकते हैं या नहीं? देखिए बिल्कुल बता दें अभी जो सरकार की तरफ से या फिर डीएमआरसी की तरफ से बड़े कदम जरूर उठाए गए हैं और कहीं ना कहीं जो इतने लंबे समय तक मेट्रो सेवाएं बंद थी वो कहीं ना कहीं आगे भी सुचारू रूप से चालू रखने की कोशिश की जा रही है। मगर हाँ जरूर थोड़े बहुत फेरबदल जरूर किया गया है, टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे जरूर किया गया है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। मगर हाँ ये जरूर है प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी छूट जाती है या फिर किसी कारणवश वो लेट पहुंचता है तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है और यहाँ तक कि उसको बाहर कर दिया जाता है यानी कि रुकने की जो परमिशन है वो किसी को भी नहीं दी जा रही, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो या फिर जो रेलवे के जो छात्र हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो, मगर सबके लिए सामान्य रूप से सुचारू रूप से
सुविधाएं दी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जाए और स्मार्ट कार्ड का यूज किया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से टच करने की परमिशन नहीं है, यहाँ तक कि जो वो अधिकारी है या फिर कोई भी है जो अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके ऊपर सख्ती से पालन किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो देखना होगा सरकार किस तरीके से और कदम उठाएगी या फिर आने वाले दिनों के अंदर जो सुविधाएं देनी है मेट्रो की वो किस तरीके से देती रहेंगे और कहीं ना कहीं जो सुविधाएं बढ़ाने की बात है वो भी शायद बढ़ाई जा सकती है। और रेलवे प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, डीएमआरसी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करे, मगर हाँ जनता को भी अपने आप से जागरूक होना पड़ेगा और जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और तमाम लापरवाही जो बरती जा रही है उसे छोड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।